दोस्तों जोहार। आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये ऐसे प्रश्न हैं जो सिविल सेवा के सभी परीक्षाओं में, राज्य स्तरीय जितने तरह की परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसके पेपर 4 में एक ऑप्शनल पेपर के रूप में ये पेपर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका दूसरा भाग को लेकर के हम आए हुए हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जो सहायक आचार्य की परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस रखे हुए हैं उसके लिए ये काफ़ी जो है सो फायदेमंद होने वाला है। वैसे विद्यार्थियों से मेरा आग्रह होगा कि वे इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखें और अच्छा से अच्छा जो है सो मैंने मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर की गई थी? क्रिप्स मिशन, बेबल प्लान, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन। तो संविधान सभा का गठन एक कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर की गई थी। संविधान सभा का विचार ऐसा नहीं कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया और तुरंत जो है उसके आधार पर गठित हो गए, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में ये मांग की गई थी कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इसके बाद 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इस तरह से क्रमिक रूप से मांग बढ़ते जा रही थी। इसी दरमियान में आगे जो है औपचारिक रूप से अगर इसका प्रतिपादन को हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि एम.एन. राय के द्वारा जो है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था, लेकिन मूर्त रूप जो है सो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ संविधान सभा कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर गठित की गई थी और ये कैबिनेट मिशन एक ऐसा दल था जिसमें 3 सदस्य शामिल थे और 1946 में ये भारत आए थे। और इन दलों में अगर हम लोग देखें तो कौन कौन लोग शामिल थे, तो इसमें 3 लोग शामिल थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। ये 3 लोगों की एक कमेटी थी। ये जो है पैथिक लॉरेंस, ये जो मिशन यहाँ आया था इसका अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था और ये 1946 में यहाँ पर आया और जिन जिन बातों की संस्तुतियाँ की थी उन्हीं के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका पहला का उत्तर कैबिनेट मिशन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.एन. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा जब काम करना शुरू किया तो सबसे पहले एक उसका अध्यक्ष और फिर जो है सो 2 उपाध्यक्ष भी जो है सो चुने गए थे। तो यहाँ अध्यक्ष की बात अगर हम लोग करें तो सबसे पहले संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर
1946 को की गई थी नई दिल्ली में। और इस पहली बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य जो है सो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद जो है सो दूसरे दिन 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इस तरह से इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? संसद, भारतीय जनता, भारतीय संविधान, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर अगर हम लोग विचार करें तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से शुरू होता है। हम भारत के लोग से ये जो है प्रतिबिंबित होता है कि संविधान का आदर्श या उद्देश्य क्या है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि हम भारत के लोग यानी कि भारतीय जनता को वो जो है सो प्रतिबिंबित कर रहा है और जो भी है वो भारतीय जनता ही है। तो इस तरह से इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, भारतीय जनता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? संप्रभु, समाजवाद, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष। ये 4 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। उसमें से हम लोगों को इसमें से 2 को सिलेक्ट करना है। 1 और 2 दोनों, 1 और 3 दोनों, 2 और 4 दोनों। तो जहाँ तक 42वें संविधान संशोधन की बात है तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में की गई थी और प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए थे ये शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और एक और शब्द था राष्ट्र की अखंडता। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि समाजवादी शब्द, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्दों को 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर समाजवादी शब्द जो है सो ये है और उसके बाद पंथनिरपेक्ष ये है। अर्थात 2 और 4 जिस ऑप्शन में है 2 और 4 जो है यहाँ पर है, इसलिए इसका सही जवाब ये होगा तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है। अब ऑप्शन पर विचार करते हैं, केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2, उपर्युक्त सभी। तो जहाँ तक संविधान के अनुच्छेद 1 का प्रश्न है तो 1 में जिन जिन तत्वों का प्रावधान किया गया है, अगर हम लोग उस पर दृष्टि डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि संविधान 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और संघ और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो अनुसूची 1 में समाहित हैं। जो 1 में जिसका उल्लेख किया गया है वही इसमें शामिल होंगे और भारत राज्य क्षेत्र में उन राज्य क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जा सकता है जो क्षेत्र जो है सो भारतीय राज्य के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। यानी कि ये तीनों चीज़ें जो है अनुच्छेद 1 में कहा गया है, राज्य का भी उल्लेख है, केंद्र शासित प्रदेश का भी है और ऐसे क्षेत्र जिसका अधिग्रहण किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे 42वें संविधान संशोधन की।
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था और उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जो है सो जोड़े गए। इसके बाद फिर जो है सो उद्देशिका में कभी भी जो है संशोधन नहीं हुआ है। तो इस तरह से अभी तक अगर हम लोग देखें तो केवल एक बार ही जो है सो 1976 में संशोधन हुआ है। तो इसका सही जवाब एक बार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा है? ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का निर्माण जब संविधान सभा के द्वारा किया जा रहा था तो इसमें विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके जो अच्छी अच्छी बातें थी उन बातों को हमारे भारतीय संविधान में समाहित किया जा रहा था। और इसमें जो है सो बहुत से देश शामिल थे और देश के अलावे भारत सरकार अधिनियम जो बना था वो भी शामिल था। तो अगर हम लोग देखें कि ब्रिटिश संविधान, तो मुख्य रूप से अगर ब्रिटिश संविधान पर हम लोग नज़र डालें तो ब्रिटिश संविधान से हमारे संविधान में जो चीज़ें ली गई है उसमें संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, विधि का शासन, अब विधि के समक्ष समानता और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से इन चीज़ों को संविधान में शामिल किया गया है। अमेरिका की बात जहाँ तक है, इसमें प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सब जो चीज़ें हैं वो जो है सो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। आयरलैंड का संविधान जो है से हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अलावे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले जो निर्वाचक मंडल हैं उसका प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावे जो है सो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त विद्वानों का जो मनोनयन होता है वो आयरलैंड के संविधान से ही जो है सो प्रेरित है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को जो है सो हमारे संविधान में शामिल किया गया है। इसके अलावे अगर हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो भारतीय संविधान में इससे भी बहुत चीज़ें शामिल की गई है और इसका अधिकतम छाप जो है हमारे संविधान में पड़ा है। तो क्या है, इसमें भारतीय संघ को भी शामिल किया गया है। इसके अलावे प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन और संघीय व्यवस्था, ये जो चीज़ें हैं वो इस भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग जो है सो विचार करें तो सर्वाधिक प्रभाव जो है सो इसी ने छोड़ा है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा के गठन के पश्चात संविधान निर्माण के लिए कई समितियों का गठन किया गया था। उसमें कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी, जैसे संचालन समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद संघीय शक्ति समिति भी था जिनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण समिति था प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और भी कई समितियां थी, मूल अधिकारों से संबंधित अल्पसंख्यक समिति, उनका अध्यक्ष भी जो है सो वल्लभ भाई पटेल ही थे। इसके बाद जो है सो राष्ट्रध्वज की
तदर्थ समिति भी बनी थी, उनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रकार जो है सो अगर संघीय समिति की बात करें तो इनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1818। अभी पूर्व में जो है सो चर्चा मैंने किया एक भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में, तो उसमें जो मुख्य प्रावधान किए गए थे उसमें एक तत्व संघीय प्रणाली भी उसमें शामिल था और प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन और भी कई चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी, तो यहाँ पर इसका सही जवाब दूसरा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 3, भाग 2, भाग 4, भाग 4 का ए। देखिए, जहाँ तक भारतीय संविधान में भाग की बात है तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाग और 12 अनुसूची शामिल है, जिसमें भाग 1 जो है सो कहता है संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र, और भाग 2 जो है भाग 1 जो है वो संघ की चर्चा करता है, भाग 2 जो है वो नागरिकता की चर्चा करता है। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। और भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। जहाँ तक 4A का प्रश्न है तो इसमें मूल्य कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग चारों भाग को देखें तो 3 जो है मूल अधिकार, 2 नागरिकता, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से, और ये जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर 2 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो अभी संवैधानिक स्रोत की बात जो है सो कर रहे थे, जिसमें एक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की भी चर्चा जो है सो मैंने की। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में समवर्ती सूची को लिया गया है, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था को लिया गया है, अमेरिका से जो है सो कई तत्वों को जो है शामिल किया गया है, जिसमें अभी चर्चा किए मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो जिसमें यहाँ पर हमें पूछ रहा है न्यायिक समीक्षा, वही है न्यायिक पुनर्वलोकन। तो ये हमारा सही उत्तर अमेरिका होगा। इंग्लैंड से जो है सो क्या क्या लिया गया है अभी जो है सो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इसका सही उत्तर दूसरा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में निहित है? अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 20A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22A। तो अगर हम लोग इन अनुच्छेदों को देखें तो हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 19A, इसके पूर्व कक्षाओं में भी जो है सो हम लोगों ने इसमें चर्चा किए थे 19 के संबंध में। ये जो है सो 19A विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है सो प्रदान की गई है इसके अंतर्गत। 20A जो दिया गया है उसमें जो है सो 20 में कहा गया है
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन हमें यहाँ पूछ रहा है शिक्षा का अधिकार किस में निहित है। तो पूर्व में जो है सो 21 अनुच्छेद की जहाँ तक बात है तो पहले ये प्रावधान जो है सो केवल प्राण एवं दैहिक जो है सो स्वतंत्रताएं इसके अंतर्गत दी गई थी। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में शिक्षा का अधिकार शब्द को इसमें जोड़ा गया है और कहा गया है कि 6 से 14 आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को राज्य जो है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और इसी के तहत जो है सो हम लोग जो है सो बार बार जो चर्चा करते हैं RTE वही RTE है जिसके तहत जो है अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है सो शिक्षा का अधिकार मिल गया है। और जो है सो राज्य को ये जो है सो निर्धारण का राज्य को ये व्यवस्था भी करना है कि वे बच्चे जो है सो कैसे शिक्षा ग्रहण करें। तो इस तरह से इसका सही उत्तर अनुच्छेद 21 ये होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मूलाधिकार को डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा है? समता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। समता का अधिकार, समता मीन्स समानता। 14 से 18 के अंतर्गत जो है सो ये अधिकार दिए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 19 से 22, ये 14 से 18। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमें 32 के तहत दिए गए हैं उसमें जो चीज़ें दी गई है उन चीज़ों पर अगर हम लोग दृष्टि डालें तो हम लोग पाते हैं कि किस आधार पर आम्बेडकर ने उसको हृदय एवं आत्मा कहा था। इसलिए कहा था कि अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन जो है सो किया जा रहा है, मौलिक अधिकार उसे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो उस स्थिति में वो न्यायालय का दरवाज़ा जो है सो वो खटखटा सकता है। कोई भी नागरिक हो अगर उसे मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो न्यायालय का दरवाज़ा जो है सो खटखटा सकता है, उसके शरण में जा सकता है और मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की जिम्मेवारी सर्वोच्च न्यायालय की होगी, जो 1932 के तहत जो है सो 5 प्रकार की रीटें जारी कर और उसे लागू जो है सो करने का वो प्रयास करते हैं। तो ये जो रीटें हैं ये 5 प्रकार की रीटें जिसे हम लोग अगला प्रश्न में चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर को ही जो है सो यहाँ पर डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान की आत्मा व अगला प्रश्न देखते हैं कि समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग, JS वर्मा आयोग, YK अलग समिति। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण में मौलिक कर्तव्यों का समावेश जो है नहीं किया गया था। सबसे पहले मौलिक अधिकारों को इसमें रखा गया था,
लेकिन बाद में संविधान निर्माताओं को जो सो ये बात खलने लगी कि अगर नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं तो नागरिकों के भी कुछ दायित्व बनते हैं, इसलिए उनके भी कर्तव्य जो है सो संविधान में उल्लेखित होनी चाहिए। और इस विचार को समाहित करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में 1942 में इसे शामिल किया गया और ये जो है सो मौलिक कर्तव्य भाग 4, अभी चर्चा भी हम लोग कर रहे थे भाग 4 की, भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क या ये में इसे शामिल किया गया। तो इस तरह से इसका सही उत्तर सरदार स्वर्ण सिंह समिति होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? 2, 3, 5, 6। तो अभी अब अनुच्छेद 32 की चर्चा कर रहे थे। अब 32 की चर्चा के जो है सो क्रम में अब हमें जो है सो ये चर्चा करना जरूरी हो गया। वही अनुच्छेद 32 था जिसको संविधान की आत्मा और हृदय से जो है सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है सो उसको विभूषित किया गया, उसके द्वारा किया गया था। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि 5 प्रकार की रिटें जो है सो इसके लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। ये 5 प्रकार की रिटें क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिटें जारी करके और उच्चतम न्यायालय जो है सो संबंधित व्यक्ति या संस्था को पूछता है कि आपने जो है किस आधार पर ये काम जो है सो नहीं किया या नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है इसका सही उत्तर 5 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46। तो ये हमें जो है सो अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता की बात करता है, जो अभी कुछ दिनों पहले ये काफ़ी जो है सो चर्चा का विषय भी था। एक समान नागरिक संहिता सिविल कोड बार बार चर्चा में भी रहता है। देखिए, जहाँ तक ये अनुच्छेदों की बात है, अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है। और ये जो है ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित था, जिसे मूल अधिकारियों की श्रेणी में जो है सो डाल दिया गया है। इसलिए अब ये संविधान, ये अनुच्छेद जो है सो वो खाली हो गया है और ये तो चर्चा कर ही चुके हैं। अनुच्छेद जो है 43 जो है ये श्रमिकों की निर्वाह मजदूरी के बारे में बात करता है और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, उद्योगों में मजदूरों की निर्वाह मजदूरी जो है उससे संबंधित है ये। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर अनुच्छेद 44 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 39 क्या कहता है?
अनुच्छेद 39 कहता है कि चाहे महिला हो या पुरुष, सभी को जीवों को उपार्जन के लिए समान या पर्याप्त साधन जो है सो उपलब्ध होना चाहिए, उपलब्ध हों, और महिला हो चाहे पुरुष, समान काम के लिए समान वेतन जो है सो मिले। ये बात जो है सो अनुच्छेद 39 कहता है। लेकिन 38 क्या कहता है? 38 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। उसके बाद अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। और एक अनुच्छेद हमारा बच गया, यही अनुच्छेद जो है सो में ये बात जो है सो लिखी गई है या प्रावधान किया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसका सही उत्तर अनुच्छेद 37 होगा। जैसे मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है, लेकिन निर्देशक तत्व को लागू नहीं किया जा सकता है। इसका जो है सो उपबंध अनुच्छेद 37 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायत को संवैधानिक मान्यता देने की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी.के. राव समिति। तो पंचायतों से संबंधित समय समय पर विभिन्न जो है सो समयों में अलग अलग समितियों को गठन किया गया था। अगर उन समितियों पर हम लोग विचार यहाँ करें तो हम लोग पाते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति की जहाँ तक बात है, बलवंत राय मेहता समिति पंचायतों के अध्ययन के लिए 1957 में गठन की गई थी और ये पंचायतों को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिए थे, इस समिति के द्वारा दिया गया था। उसके बाद इसका गठन 1977 में हुआ था और जो है सो इस समिति ने पंचायत को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। एल.एम. सिंघवी समिति इसका 1986 में और इसका 1985 में हुआ था। तो जी.वी.के. राव समिति जो है वो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो है सो इन्होंने सुझाव दिया था, जी.वी.के. राव समिति। और एल.एम. सिंघवी समिति जो थी, यही जो है सो पंचायतों को संवैधानिक अधिकार देने की बात, पंचायतों को संवैधानिक अधिकार देने की बात इस समिति के द्वारा किया गया था। और इसी समिति के सुझाव पर आगे चल कर के पंचायतों को संविधान में जगह मिली और आज हम लोग देख रहे हैं कि पंचायत जो है वो एक सशक्त जो है सो रूप में हमारे पूरे भारत में जो है सो काम कर रहा है और उसके द्वारा जो है स्थानीय सरकारें जो है सो देखने को मिल रही है। तो इसका सही जवाब एल.एम. सिंघवी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो पद के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, राज्यसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, लोकसभा का कोई भी ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस पद के लिए नियुक्त करता है, भारत के उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर विशेष चर्चा करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि लोकसभा का कोई भी ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति जो है सो इसके लिए नियुक्त कर दिया हो, वही व्यक्ति जो है इन दोनों की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का पालन करेगा। तो इसका सही जवाब तीसरा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? आयरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका।
तो आयरलैंड से ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है सो लिया गया है। ब्रिटेन से चर्चा कर चुके हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी चर्चा कर चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन को जो है सो भारतीय संविधान में लिया गया है। तो इसका सही जवाब आयरलैंड होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? रवि मोदी, बिमल राय, बिमल पटेल, डी राधाकृष्णन। तो इसका सही जवाब बिमल पटेल होगा, जो गुजरात राज्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं विजय केलकर, वाई.बी. रेड्डी, एन.के. सिंह, सी रंगराजन। तो विजय केलकर जो है वो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और वाई.बी. रेड्डी जो थे वे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह और ये थे 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो इस तरह से इसका सही जवाब एन.के. सिंह होगा। इनकी नियुक्ति 15वें वित्त आयोग की नियुक्ति 2017 में की गई है और इसका जो कार्य माने अवधि है वो 2021 से 26 तक 2021 से 26 तक इन्हें कार्य करना है और अपना उपलब्धि इसे दिखाना है। तो इसका सही जवाब एन.के. सिंह होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं 12वें, 13वें, 14वें, 15वें। द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15वें राष्ट्रपति हैं। इसके पूर्व जो है 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद, 13वें प्रणब मुखर्जी, और 12वें प्रतिभा पाटिल और 11वें जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। इसके अलावे और भी जो है सो पूर्व में 10 राष्ट्रपति बने थे। इस तरह इसका सही जवाब चौथा होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात अगर हम लोग करें तो इसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनता है और निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य उसमें भी भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावे राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार ये जो ऑप्शन है चौथा वो इसका सही ऑप्शन होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ध्यान रखना है और विधान परिषद इसमें छोड़ देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुखविंदर सिंह संधू, सुशील चंद्रा। तो ये भली भांति हम लोग अवगत हैं। कुछ दिन पूर्व जो है सो आम चुनाव भी संपन्न हुआ है। इसके जो है सो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सो राजीव कुमार थे, इसलिए सही जवाब इसका पहला होगा राजीव कुमार। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आए थे। अगर ये वीडियो जो है सो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।